नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 29 जून को आयोजित हुए अपर पीसीएस एग्जाम पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो जीएस का पेपर था इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और कंप्लीट हम इस पेपर को आज की इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। जिन लोगों का यह एग्जाम नहीं था तो वह जरूर देखें, जिससे दोस्तों उन्हें यह क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक साइड में दोस्तों हमें नेशनल पार्क दिए हैं और दूसरी साइड दोस्तों उनसे संबंधित राज्य है। तो सबसे पहले जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है। तो पहले का 4 जो है सिर्फ दोस्तों ऑप्शन ए में है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, कान्हा पन्ना पेच ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आते हैं और बांदीपुर यह कर्नाटक में आता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो दोस्तों जामनगर यह है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है। देखिए, जो भारत का निचला वाला भाग है तो इस वाले भाग पर जितने भी बंदरगाह हैं तो यह दोस्तों पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं और इस वाले भाग पर जो हैं तो ये दोस्तों पश्चिमी तटीय बंदरगाह हैं। ठीक है, तो जो नाबासोबा आता है मुंबई में तो यह दोस्तों पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है। तो सदाबहार वृक्ष जो नहीं है तो वह दोस्तों साल वृक्ष नहीं है। यह साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए यह दोस्तों पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसका नेटवर्क रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए, इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क घनत्व है, रेलवे नेटवर्क घनत्व, तो वह भारत का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, साइज के अकॉर्डिंग हमें इन झीलों को व्यवस्थित करना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इनमें जो हमें दिख रहा है तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वह इन चारों झीलों में सबसे बड़ी झील होगी, फिर विक्टोरिया झील, फिर मिशिगन और फिर चिल्का झील। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है। तो जो ग्रैंड कैनियन है ये दोस्तों कोलोरेडो के द्वारा निर्मित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कोलोरेडो जो है तो इसके द्वारा यह बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो सबसे अधिक समय लेता है दोस्तों वरुण। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और लगभग कितने वर्ष, तो ये दोस्तों 164 वर्ष का समय लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में। सबसे कम समय लेता है दोस्तों बुध, याद रखिएगा 88 दिन। ठीक है, और हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है तो 365 दिन। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो ये जो जलवायु है ये दोस्तों आपकी पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था। तो जैव विविधता शब्द जो दिया तो वह WG रोसेन के द्वारा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों जो आम्र
बौछार होती है तो यह है केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। ठीक है, जो प्री मानसून वर्षा होती है तो उसी ही दोस्तों आम्र वर्षा कहा जाता है केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन है कि राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना 2011 में हुई। ठीक है, और अगला है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया है। तो देखिए ये जो है ये आपके दोनों ही गलत हैं। ठीक है, जो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद है इसकी जो स्थापना हुई थी तो वह 2016 में हुई थी, ना कि 2011 में। ठीक है, और इसे बनाने का जो उत्तरदायित्व है तो वह दोस्तों आपका राजस्व विभाग को नहीं, यह पर्यावरण विभाग को है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है। तो उधम सिंह नगर में दोस्तों सर्वाधिक कृषि भूमि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। देखिए जो उत्तराखंड भौगोलिक आधार पर बटा हुआ है तो सबसे ऊपर जो आता है आपका ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहत हिमालय, फिर आता है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक और लघु मध्य हिमालय के जो मध्य आती है तो वह आपकी मुख्य सीमांत क्षेत्र आती है। ठीक है, और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र जो आती है तो वह आती है दोस्तों आपकी बृहत हिमालय और लघु मध्य हिमालय के मध्य। तो इस प्रकार मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र इन दोनों के मध्य जो है तो वह आपका लघु या मध्य हिमालय आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है दोस्तों कि पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। तो सही बात है दोस्तों, कृषि जो आती है तो ये आपकी पशुपालन के अंतर्गत, जो पशुपालन है तो वह कृषि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। तो ये बात भी दोस्तों सही है, क्योंकि पर्यावरण को जैसे नुकसान हो रहा है ठीक है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इससे क्या है कि भेड़ पालन का भी जो एक कार्य है तो वह दोस्तों कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा इसमें होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड उत्तराखंड के हवाई अड्डे दिए हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित जनपद। तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, गोचर ये रुद्रप्रयाग में नहीं चमोली में स्थित है। ठीक है, चिल्यानी सोड़ ये दोस्तों उत्तरकाशी में, और पंतनगर ये उधमसिंह नगर के फूलबाग में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर और उनसे संबंधित राज्यों को लेकर, जनपदों को लेकर। देखिए अस्कोट जो है तो ये आपका पिथौरागढ़ में आता है, बिनसर वन्य जीव विहार ये अल्मोड़ा में आता है, और गोविंद दोस्तों उत्तरकाशी में, और नंदौर नैनीताल में आता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 43/12। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर ये सेंसिटिव एक राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड में पर्वतीय जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो ये बात भी दोस्तों सही है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे दोस्तों नदी ग्लेशियर सूखते चले जा रहे हैं, जिस कारण दोस्तों उत्तराखंड में भी जल संकट अब उत्पन्न होने लगा है। और इससे दोस्तों जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो वह लगातार घट रही है। ठीक है, तो इसके दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का सी आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बनरावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, सही बात है। जो दोस्तों राजी जनजाति है तो वह मुख्य रूप से आपकी पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। ठीक है, दूसरा कथन है कि बनरावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक
स्थानांतरण कृषि करते थे, तो ये बात भी दोस्तों सही है। बनरावत दोस्तों पहले स्थानांतरण खेती करते थे जिसे झूम खेती कहते हैं, ठीक है। इससे दोस्तों पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, वन काटे जाते थे, जिस कारण दोस्तों इस पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है नेशनल पार्क और उनकी स्थापना वर्ष को लेकर। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों 1989 में नहीं बना था, ये 1990 में बना था, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों 1983 में बना था, कॉर्बेट 1936 और गंगोत्री 1989 में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है, दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए, जो उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, मतलब उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, सही बात है, ठीक है। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करती है, ठीक है। तो जो धरातलीय बनावट होती है, ठीक है, तो ये जलवायु धरातल बनावट और जलवायु मूलतः जो होती है ये दोस्तों आपकी वन और जैव विविधता का निर्धारण करती है, ठीक है। तो अभिकथन और कारण आपके दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है। तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर हमें क्रम लगाना है, तो सबसे पश्चिम में जो आएगी तो वह आपकी इनमें यमुना आ जाएगी, फिर दोस्तों आपकी आएगी भिलंगना, फिर आ जाएगी, देखिए पश्चिम में सबसे पश्चिम में तो जो हो रहेगा तो वह आपका यमुना ही है, तो यमुना आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर क्रम लगा है ना है दोस्तों, सबसे नीचे जो आता है आपका दक्षिण वाला एरिया तो उधम सिंह नगर में आता है जो कि तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के बाद में दोस्तों शिवालिक क्षेत्र आएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका लघु या मध्य हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूहों में से कौन सा सही है। देखिए अवरोही क्रम में हमें बताना है लिंग अनुपात, तो अवरोही मतलब घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका अल्मोड़ा का है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर दोस्तों हरिद्वार, सबसे कम हरिद्वार का है। इस प्रकार से भी आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो खनिज से संबंधित है, जो डोलोमाइट है तो देहरादून पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सोप स्टोन ये दोस्तों चमोली बागेश्वर में, ठीक है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा नैनीताल में। जो सिलिका सैंड है ये दोस्तों पौड़ी में नहीं आता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए इसे जो लागू करते हैं तो वह आपका गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लागू करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1977 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हमें इन्हें व्यवस्थित करना है कि किस राज्य में पहले सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, किस में बाद में, ठीक है। तो इसे हम लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका जो आंसर देंगे तो वह होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो सबसे पहले दोस्तों पंजाब में इसे लागू किया गया था, और कब लागू किया गया तो 2011 में इसे लागू किया गया था पंजाब में। फिर उसके बाद में दोस्तों जो लागू किया गया असम में किया गया था, ठीक है। और असम में कब किया गया तो ये दोस्तों 2012 में लागू किया गया था। फिर उसके बाद में आएगा महाराष्ट्र में दोस्तों 2013 में लागू किया गया था,
ठीक है, सॉरी, फिर आएगा गुजरात, गुजरात में 2013 में, और महाराष्ट्र में दोस्तों 2015 में इसे लागू किया गया। ठीक है, तो क्रम देखिए दोबारा देखते हैं, पंजाब में 2011 में, असम में 2012 में, और दोस्तों गुजरात में 2013 और महाराष्ट्र में 2015 में। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित हैं। तो पंचामृत जो लक्ष्य हैं ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर हैं। ठीक है, ग्लासगो में एक आयोजन किया गया था और वहां पर ही दोस्तों ये पंचामृत लक्ष्य को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं तो वह संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 66 में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों आयोग का पक्षकार नहीं है। तो जीव जंतु और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, तो इसमें तो दोस्तों भारत शामिल है। ये जो हुआ था ये आपका 1997 में हुआ था। ठीक है, फिर जो विश्व विरासत सम्मेलन है ये 1992 में हुआ था और इसमें भी भारत शामिल हुआ। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन इसमें दोस्तों शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलिंग आयोग ये दोस्तों 1981 में बना और इसमें भी दोस्तों भारत शामिल है। अगला प्रश्न है कि 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहां संपन्न हुआ। तो 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता जो आयोजित हुआ था ये आपका लाओस में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 19A(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है या है। ठीक है, तो देखिए समान अवसर का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 16 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में आता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, पेशे व किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार ये भी आता है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये दोनों दोस्तों इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमें बोलने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है, और किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार ये सब दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था तो वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। अगला प्रश्न है कि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। ठीक है, देखिए जो लोकपाल की चयन समिति होती है तो उसमें राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति ये शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगहों के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होता है। तो ये बात दोस्तों सही है। इसमें केवल जो सही होगा तो वह आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है। तो देखिए भारत के वैश्विक व्यापार का 11% भाग रहा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस बाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया। तो जो आपका नीलवटी वनाम उड़ीसा राज्य ये बाद था, इस पर दोस्तों अनुच्छेद 32 को न्यायालय के आदर्शों की ऐच्छिक अवहेलना घोषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से गलत कथन हमें बताना है। तो जो गलत कथन रहेगा तो वह है भारत CCW के सभी 5 नयाचार प्रोटोकॉल का पक्षकार है। तो ये बात दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि सही सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। सही बात है, सभी को अधिकार है दोस्तों शिक्षा को प्राप्त करना। दूसरा है कि मूल संविधान के भाग
4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये भी बात सही है। 91 संविधान संशोधन के बाद यह मूल अधिकार बना, ये बात दोस्तों गलत है, क्योंकि जो 91 संविधान है इसके अंतर्गत नहीं, ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए पहला और दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई, तो गलत बात है। देखिए 15 अगस्त 2014 को तो घोषणा की गई थी और 1 जनवरी 2015 को यह बना दिया गया था। ठीक है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से के द्वारा स्थापित किया जाता है, सही बात है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो गलत है। देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो वह पीएम होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसमें आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसमें पूछा है, हाँ ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही होना चाहिए। ठीक है, पहला और दूसरा, सॉरी इसमें सही जो है तो सिर्फ दूसरा ही सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था? तो देखिए जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ, तो इसके तहत हमारी जो मंत्रिमंडल है उसका आकार 15% कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांव में भ्रमण करेंगी, तो सही बात है। दूसरा है कि इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सकेगा, तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो इसका मतलब दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें दोस्तों जो आमंत्रित किया जा सकता है तो वह है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है तो यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया, सही बात है। ठीक है, UHRC का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है, तो ये बात भी दोस्तों सही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह किया गया? देखिए जो हरिवंश कपूर हैं यह 2007 से 12 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और 3 बार दोस्तों यह प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हुए। प्रोटेम स्पीकर कब कब रहे तो आपको बताना है 2002, 2007 और 2017। ठीक है, तो ये 3 बार प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए काफी पुराना प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होना चाहिए तो वह आपका देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता? देखिए जो आपका स्वास्थ्य रजिस्टर होता है यह पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता। जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर ये रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो पहला है दोस्तों कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष जो था तो वह नित्यानंद स्वामी थे, तो गलत बात है। नित्यानंद स्वामी ये दोस्तों पहले सीएम थे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो पहले महाधिवक्ता LP निथानी आते हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इंदु कुमार पांडे थे, तो ये भी दोस्तों बात गलत है। इंदु कुमार पांडे जो थे ये दोस्तों वर्तमान में आपके 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी, सही बात है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? तो दोस्तों 1967 में घोषित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि IMF
कि अप्रैल 2025 की वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी ऑप्शन ए 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। तो ये दोस्तों 1 जून 2000 को प्रभाव में आया, सही बात है। ठीक है, इसे जो बनाया गया था, यह जो एक्ट था ये आपका 1999 का एक्ट था। ठीक है, और फीमा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो फीमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, और फेरा की जो फुल फॉर्म है तो वह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, ये दोस्तों 1973 में बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, तो सही बात है। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है और वह दोस्तों उस राज्य की कार्यपालिका का राज्याध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसलिए दोनों हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ए एवं 2। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, तो पहला जो कथन है कि प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई। ठीक है, तो ये जो सहमति की गई थी ये आपकी 1990 में की गई थी, सही बात है। ठीक है, UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। ठीक है, भारत GEF का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है, तो ये भी बात सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन में किया गया, तो कहां पर किया गया था? ये किया गया था दोस्तों अबू धाबी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किन राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? देखिए, उत्तराखंड और केरल इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा था 79, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि SDG इंडेक्स में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक सही अवरोही क्रम क्या रहेगा? देखिए, तो अवरोही क्रम हमें बताना है, तो अवरोही क्रम जो रहेगा तो वह आपका हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है तो वह दोस्तों विदेशी मुद्रा संपत्ति है, फिर उसके बाद में स्वर्ण भंडार, फिर उसके बाद दोस्तों SDR, फिर दोस्तों आता है IMF के पास आरक्षित स्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने दिया? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जो इनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, तो उस पुस्तक में यह दिया गया था। नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा दोस्तों शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है कि निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इन्हें व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका आता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद आता है दोस्तों ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, फिर उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण का आयाम में नहीं है? तो इसमें जो आपका नहीं है तो वह है ऑप्शन सी, स्कूली शिक्षा के वर्ष। ठीक है, पकाने के ईंधन
पीने का पानी और स्वच्छता, ये दोस्तों तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टीज के सम्मेलन के सत्र आयोजित हुए या होने हैं। ठीक है, तो जो COP27 है, तो COP27 जो आयोजित की गई थी तो वह दोस्तों की गई शर्म अल शेख में। ठीक है, और जो COP28 है तो ये दुबई में। ठीक है, COP29 ये दोस्तों बाकू में, और COP29 बाकू में, और जो 30 है तो ये दोस्तों बेलेम में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड जड़ी बूटी अनुसंधान संस्थान जो है, ठीक है, विकास संस्थान, ये आपका गोपेश्वर चमोली में है। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए राशि आवंटित की गई, तो 10 करोड़ राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, सही बात है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा स्थान है, तो गलत बात है, ये दोस्तों आपका चौथा स्थान पर आएगा। ठीक है, उत्तराखंड में लिंग अनुपात 963 है और उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है, तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा गलत हो जाएगा और सही हो जाएंगे 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि क्या थी। तो ये है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी 6.61। ठीक है, 6.61 अनुमानित ये वृद्धि होनी है सकल घरेलू उत्पाद में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर HMT की इकाई स्थित है। तो HMT दोस्तों आती है रानीबाग हल्द्वानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है। तो हिमाद्री ब्रांड से। छठा, जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है। तो ये प्राप्त कुल स्कोर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 38.75। अगला प्रश्न है नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है। तो उत्तराखंड का स्कोर है दोस्तों 79, और पर भी आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। तो इसके लिए व्यंजक आता है दोस्तों A.V। ठीक है, A.V। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो हेर्ट्ज में मापा जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का क्या तात्पर्य है। तो इसका है दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श ऋण पिंड का आयतन प्रत्यस्तता गुणांक है। तो ये होता है दोस्तों अनंत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तो ये दोस्तों समावेशी विकास पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेखिक प्रसार गुणांक की बीमा k⁻⁻1 है। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक की बीमा k⁻⁻1 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण है। तो ये होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है कि नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण है। तो अम्ल वर्षा है, जिसे एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। तो ये दोस्तों डोप्सन विधि में मापी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि हरे पौधों में खाद के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है। देखिए, पौधों में खाद के रूप में सौर ऊर्जा का जो भंडारण होता है तो वह प्राथमिक उत्पादकता होता है। ठीक है, अगर इसे फिर उस पौधे को बकरी चरेगी तो वह दूसरा उत्पादक होगा, और फिर भेड़ बकरी या फिर जो आपका हिरण होता है तो उसे शेर खाता है तो वह तीसरा उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती न ही दोस्तों लाभ, तो वह होता है आपका सहभोजिता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, यह विश्व धरोहर है तो गलत बात है, जो नंदा देवी है ये विश्व धरोहर नहीं है। ठीक है, इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ मिलती हैं, तो ये दोस्तों जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दूसरा सही कथन रहेगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो पहले में आएगा, देखिए यहाँ पर हम देखें समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ठीक है, ओजोन परत का निर्माण होता है, तो यहाँ पर 4 का 1 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 का 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, सही बात है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है, तो ये जो होगा दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहला ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, बताना है कि सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों कैंसरजन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो वह आपका त्रिक संयोजन द्विनिषेचन होता है, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा वर्ग, फिर आएगा गण, फिर आएगा कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका जो मुख्य फोकस है तो वह दोस्तों की वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये दी थी दोस्तों जीवंत गांव कार्यक्रम 2। ठीक है, इससे अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है कि इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया है तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मॉड्यूल का जो नाम है तो वह है दोस्तों आपका POEM4। ठीक है, POEM4 ये दोस्तों इस मॉड्यूल का नाम है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों आपकी 15 बैंकों की घोषणा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब वर्तमान में जो हमारे भारत में ग्रामीण बैंकों की संख्या है तो वह 28 रह गई है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई, ये बात भी आप नोट करिएगा, और मुरादाबाद में दोस्तों पहली बैंक बनी थी। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि कल्याण और विकास योजनाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैव विविधता क्षति के कारण है? तो जैव विविधता क्षति के कारण दोस्तों आवासीय क्षति एवं विखंडन, जंतुओं एवं पौधों की विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है। सही बात है। ठीक है, और मानव की गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो रहा है, ये भी दोस्तों सही बात है। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां
विलुप्त नहीं होती। तो दोस्तों ये विलुप्त होने लग जाती है क्योंकि उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर एक जाति दूसरे पर डिपेंड है और वो जाति लुप्त हो जाए तो भैया जो डिपेंड वाली जाति थी तो वह आपकी जरूर प्रभावित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला दूसरा सही होना चाहिए। तो सही आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 98 का सी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसमें दोस्तों भाग लिया था बैंकॉक में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल की तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है जिसके कारण यूनेस्को ने 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी। तो ये पहल करनी पड़ी है दोस्तों पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। ठीक है, ये पहल शुरू की है। ठीक है, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता। तो ये जीता है दोस्तों जैस्मीन याल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो ब्रिक्स के सदस्य जो हैं तो वह दोस्तों आपके सभी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत, इंडिया, ईरान, मिस्र और इथोपिया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है। तो $500 मिलियन की अपील की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि डिजी लॉकर सेवा का क्या आशय है। तो यह दोस्तों व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है। तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। तो CRISPR इसका दोस्तों उपयोग किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फेरिफिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके लिए दोस्तों जो कथन गलत होगा तो वह है आपका ऑप्शन बी की है सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। तो ये दोस्तों इसका पूरक नहीं है, यह है सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का एक पूरक है, यह सरकार के नैनो मिशन का एक पूरक है और यह क्वांटम मिशन में अनुसंधान का सहयोग करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम में क्या होगा, इसमें आपका सेना और नागरिकों के लगभग 150 सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, इसमें 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल थी। ठीक है, इसके बाद 8 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल थी। ठीक है, जो 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी ये दोस्तों गलत है। ये दोस्तों सिर्फ 110 था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका है दोस्तों होप, द होप। ठीक है, तो पोप फ्रांसिस की आत्मकथा कौन सी है, पोप। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, एक श्रीमती राधा बहन भट्ट, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूम और तीसरे हैं कोलिन गंटजर। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और एक दोस्तों राधा बहन भट्ट को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सामाजिक कार्यों के लिए, तो राधा बहन भट्ट को सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देहरादून में है, सही बात है। वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में आता है। शीतजल मत्स्य अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में नहीं है दोस्तों, भीमताल में है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है तो यह रुड़की में आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव, प्रदर्शनियों, एक्सपो के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। तो गलत बताना है। तो देखिए CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो हरिद्वार में आयोजित हुआ, सही बात है। टिहरी झील महोत्सव टिहरी में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव
देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 21 जून को मनाया गया था, तो ये तो वैसे आपका मनाया गया है गैरसैंण चमोली में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो ऋषिकेश में मनाया गया, तो ये दोस्तों एक सप्ताह जो आता है अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह जो आता है 1 मार्च से 7 मार्च तक, तो ये ऋषिकेश में मनाया गया था। और इंडो हिमालयन एक्सपो ये जो है ये आपका कहाँ पर मनाया गया, ये हरिद्वार में मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, तो दोस्तों 2036 के लिए, मतलब 2036 में भारत में ओलंपिक होने की संभावना है, और उसी के लिए दोस्तों उत्तराखंड अपने आप को अब विकसित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई, तो पुष्पेश पंत के द्वारा हिमालय के बर्फ पुस्तक नहीं लिखी गई, ठीक है। फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। विक्ट्री मंत्र द लीडर्स पथ टू सक्सेस ये भी लिखी गई है, और लज्जतनामा ये भी लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों हल्द्वानी में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में। अगला प्रश्न है कि सिलक्यारा सुरंग तक फैली है, इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। तो जो सिलक्यारा सुरंग है ये दोस्तों आपकी 4.531 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है, तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है, जो कि यूनेस्को में शामिल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीबोथरा नाम दिया गया, तो ये दिया गया है दोस्तों पाटलिपुत्र को। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, सही बात है, ठीक है। मनसेरा शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों सही है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरित जो पुस्तक है, रामचरित पुस्तक ये जो लिखी गई, तो ये लिखी गई है दोस्तों आपका संध्याकर नंदी ने, ठीक है। संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित पुस्तक लिखी गई, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका कि नव साहसांक चरित ये पुस्तक दोस्तों पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और जो विक्रमांक देव चरित है ये दोस्तों बिल्लड़ के द्वारा, ठीक है। और जो है कि कुमार पाल चरित्र ये लिखी गई है हेमचंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये सारी पुस्तकें दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, ठीक है। खजाइन उल फतू, ठीक है, नूप सिपहार, ठीक है, और मिफ्ता उल फतू और किरान उस सादेन ये सभी लिखी गई हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कृषि के सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय है, तो चिराग ए दिल्ली के नाम से दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद आता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक, ठीक है। पहले सबसे पहली, फिर उसके बाद में आखिरी, ठीक है। तो पानीपत का पहले युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर होता है दोस्तों खानवा का, फिर होता है चंदेरी का, फिर होता है दोस्तों घाघरा का, ठीक है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला दूसरा चौथा और तीसरा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो दोस्तों बसावन, ठीक है, मनोहर और विशुदास और मंसूर ये चारों आते हैं दोस्तों जहांगीर के दरबार में। जो मंसूर थे ये दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है, याद रखिएगा आप। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई, सही बात है, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना
डंगे द्वारा 1929 में की गई थी, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो होगा पहला दूसरा सही हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त था, तो जो ऋजु वेद है तो ये दोस्तों दो शाखाओं में विभक्त था। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित थे, तो जो दोस्तों है आपका कैंपबेल आयोग, ठीक है, लायल आयोग और स्ट्रेची आयोग, ये तीनों तो आते हैं, पर जो आपका हंटर आयोग है जो 1882 में भी आया था, ठीक है, और फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका अकाल आयोग से संबंधित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो JL नेहरू को बनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई, तो ये मनाई थी दोस्तों ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है कि द इंडियन मुस्लिम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये W हंटर के द्वारा लिखी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बम्बई में धार्मिक सुधार का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आत्मा से प्रार्थना जो आत्माराम पांडुरंग थे उनके द्वारा दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारत में मुंबई से धर्म सुधार शुरू हुआ था, और जबकि विश्व में जो हुआ तो वह दोस्तों इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा की सर्जेंट योजना कब आरंभ की गई, तो सर्जेंट योजना जो आई थी तो 1944 में आई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, तो सही बात है। ठीक है, अदालत के अन्य कार्यकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था, ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि दिव्य जो थी ये दोस्तों एक कानून व्यवस्था थी, ना कि कोई अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब पहला दूसरा कथन सही होगा और ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों को चुनिए। तो देखिए, पहला है कि सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, सही बात है। उपयुक्त सभी को संयुक्त रूप से चाराल कहते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कामेड़ के क्या कर्तव्य थे, तो कामेड़ के कर्तव्य थे कि निर्धारित गांव से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, तो गांव से राजस्व एकत्रित करना ये होता था, ठीक है, कामेड़ का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सैयद अहमद खान के द्वारा कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक लिखी गई, सही बात है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई, ये बात दोस्तों गलत है। इस दिन तो दोस्तों एक जनरल बाग नामक अंग्रेज था, उसे गोली मारी थी, और बाद में दोस्तों इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है। ठीक है, लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह किया, सही बात है। ठीक है, और बरेली में जो नेतृत्व किया था तो वह किया था दोस्तों खान बहादुर खां के द्वारा। ठीक है, तो इसमें दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही होना चाहिए, तो पहला तीसरा तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आंसर क्या आयोग मानता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, तो अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, तो ये दोनों एक ही आते हैं, और इसकी स्थापना तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया, तो ब्रह्मपुर क्षेत्र के नाम से संबोधित किया। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा किसने स्थापित की, तो ये दोस्तों स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई। अगला प्रश्न है कि 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया, तो देखिए कोलकाता में गांधी जी से भेंट की थी BD पांडे ने 1918 में। ठीक है, और उन्हें जो कुली बेगार प्रथा थी उससे अवगत कराया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ, सही बात है। मुजफ्फर गोलीकांड ये दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को हुआ, सही बात है। मसूरी गोलीकांड ये दोस्तों 2 सितंबर को हुआ था, ना कि 3 सितंबर को, ये यही गलत हो जाएगा। काला दिवस 1 सितंबर को कहा जाता है, जो कि खटीमा गोलीकांड है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन में हुई? तो दोस्तों प्रताप शाह के शासन में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों काशीपुर में हुआ था और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। सही बात है। ठीक है, और उन्हें देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का भी स्वागत किया, ये भी बात सही है। ठीक है, और फतेह शाह के द्वारा छायावाला, भोजनवाला, पंडितवाड़ी और घंटावाला उन्हें गांव भेंट किए, तो ये बात दोस्तों गलत है। फतेह शाह के द्वारा 3 गांव दान दिए गए थे। ठीक है, आता है चामासारी, राजपुर और खुड़बड़ा। अगला प्रश्न है कि 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल जिलेस्पी ने किया था। सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों ये है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है सोने का 2023 में। शिवालिक श्रेणी में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? जो आपका शिवालिक श्रेणी है तो वह किस सामग्री से बना हुआ है? तो ये दोस्तों स्फटिक, ठीक है, चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, पहला है कि पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 ईस्वी में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए। सही बात है। ठीक है, कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला था, तो ये बात दोस्तों सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। जिन लोगों का पेपर था तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और जिनका एग्जाम नहीं था तो वह भी दोस्तों इसे जरूर देखें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, हम दोस्तों अपने चैनल पर लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हमने सुबह कंप्यूटर जीके की क्लास देखी है जिसमें 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और उससे भी पहले हमने एक और क्लास की थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जिसमें MCQ थे। ठीक है, और वह आपके 25 क्वेश्चन थे।